तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो सक्रिय हैं ही, साथ ही सामाजिक कार्यों में और अन्य कई चीज़ों में इनकी एक्टिविटीज रहती है। सभी लोग जो है काफ़ी इन्हें सम्मान और प्यार भी देते हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी टॉक शो में। इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। डॉक्टर भाई जी, क्या खास बात है कि लोग आपसे चिकित्सा सेवाओं के अलावा भी शहर के लोग काफ़ी आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, फॉलोअर्स बहुत है, जैसे फेसबुक वगैरह भी देखने को मिलता है। वैसे मेरा मानना तो ये है कि एक चिकित्सक से पहले एक समाज सेवी होना ही चाहिए, क्योंकि चिकित्सा से ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको जो भी व्यक्ति मिलेगा वो परेशान और दुखी मिलेगा, और इसलिए चिकित्सक की एक ड्यूटी बनती है कि एक स्वस्थ समाज कैसे निर्माण हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। और शायद इसीलिए अगर हमारा इतिहास देखें तो पहले राजा महाराजाओं को वहां, या और भी काल पुराना देख लें, तो राजवैद्य की ड्यूटी ये होती थी कि राजवैद्य एक सरकार द्वारा नामित या राजा द्वारा नामित एक पदाधिकारी होता था, और उसकी जिम्मेदारी ये होती थी कि वो समाज को स्वस्थ कैसे रखे, या एक इत्तेफाक से कोई बीमारी आ गई है तो उसकी रोकथाम के लिए वो क्या क्या उपाय कर सकता है, या जागरूक कैसे करे स्वस्थ रखने के लिए। ज्यादातर देखा गया एलोपैथ के जो डॉक्टर होते हैं उनसे कुछ आक्रोश से ज्यादा रहते हैं लोग। ये बात नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी उनके पास ज्यादा होती है। वैसे चिकित्सक होता है और सभी अपने पूरे मनोयोग से अपना समस्त लगाते हैं एक मरीज के लिए। मरीज निश्चित तौर से डॉक्टरों के लिए एक पूजनीय कार्य होता है। आपके लिए अक्सर फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया में लिखा जाता है मीठी गोली और मीठी बोली। हाँ, ये बात सही है कि चिकित्सक को अपनी जबान से और अपने कर्मों से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि आपके पास आने वाला जो भी व्यक्ति है वो पीड़ित है और उसने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। तो आप अपने कार्य से तो उसको संतुष्ट करें ही करें, लेकिन अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से भी उसको खुश रखेंगे तो उसकी बीमारी को जल्दी ठीक करने में सहायता मिलेगी। क्या बचपन से ही आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? हाँ, ये मेरा एक सपना था कि हमको एक डॉक्टर बनना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा होलिस्टिक, एक ऐसा। किस एज में आपने ये सोचा? ये हमने हाई स्कूल करते करते, क्योंकि मेरी मदर की जब डेथ हो गई तो उसके बाद हमने सोच लिया था कि डॉक्टर बन के हम कुछ ज्यादा समाज की सेवा कर सकते हैं, और शायद इसीलिए भगवान ने हमको एक डॉक्टर बना दिया। होम्योपैथी क्यों? होम्योपैथी क्योंकि उस समय इतने हमको संसाधन भी नहीं मिले थे, और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी थी, तो हम उतना ज्यादा कोचिंग और उसमें भाग दौड़ में नहीं रह पाए। तो फिर जो भी मिला उससे हमने कहा कि हम प्रूव करके दिखाएंगे, तो शायद भगवान ने मेरी सुन ली। लगभग 30 वर्ष आपको यहाँ पे हो चुके हैं जी। तो इन 30 वर्षों में कितना अंतर आया होम्योपैथी में? मतलब ये पैथी अपने आप में पहले से भी परिपूर्ण थी, लेकिन क्योंकि ये दुनियावी जो लटक झटक थी, जो दिखावा था, उसकी वजह से लोग इस पैथी को उतनी अहमियत नहीं दे पाते थे। और मेरा तो मानना ये है कि आगे वाले चिकित्सकों को लिए मेरा संदेश ये है कि होम्योपैथिक अगर आप पूरे मनोयोग से करते हैं तो निश्चित तौर से आपको समाज में उतना ही मान सम्मान मिलता है जितना किसी अन्य पैथी को भी मिलता होगा। आध्यात्मिक विषयों पर भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। कई बार हमारी भी आपसे कई विषयों पर चर्चा हुई है, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास भी। देखिए, किसी भी पैथी के लोग हों, और सभी चिकित्सक ये जानते होंगे, कभी कभी ऐसा केस आता है कि साधारण से जुकाम या साधारण से बुखार के लिए एड़ी से तोड़ी चक्का जोड़ लगा देता है, सारे टेस्ट करा दिए जाते हैं और फिर भी वो नहीं सही होता है। और दूसरी तरफ अगर शिक्षा का दूसरा पहलू देखें तो कैंसर जैसे घातक और न ठीक होने वाली बीमारी भी पता नहीं क्यों बस किसी दवाई से सही हो जाती है। तो इस सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई ईश्वरी शक्ति होती है, और मुझे मालूम होना चाहिए कि ये चमत्कार ये हर पैथी में और हर डॉक्टर के संग में होते हैं। जब डॉक्टर ये कहता है कि ये इस मरीज को मुश्किल है लगता है जीना, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाता है, ये ईश्वर भगवान की कृपा है। और इसलिए मुझे लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ईश्वरीय कृपा की जरूरत होती है। एजुकेशन को लेके यहाँ पे ज्यादातर कहा जाता है शाहजहानपुर में अभी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए। ये मेरा भी मानना है, और ये इसके लिए केवल सरकार की तरफ ही नहीं हमको ध्यान देना चाहिए, सरकार की तरफ ही खाली उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये सामाजिक दायित्व बनता है
पहले के जमानों में आप देखिए कि बिरला जी हुए हैं, टाटा जी हुए हैं, इन सबके मीलें हुआ करती थी। ये बड़े व्यापारी थे, बड़े उद्योगपति थे, लेकिन इसके साथ साथ में धर्मार्थ के काम के नाम पे धर्मशालाएं और स्कूल बनवाया करते थे, जो आज भी चल रहे हैं। बिरला जी के नाम से कितने स्कूल चल रहे हैं। और ये जो आज की नई जनरेशन या नए उद्योगपति है, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। और वर्तमान समय में जितने भी स्कूल चल रहे हैं, जो पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल है, तो उनमें तो सब धन कमाने का जी मेन फंडा है। वो वही बात मैं कहने जा रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं एक धार्मिक जब तक एक पुट नहीं डाला जाएगा, जब तक आपकी आस्था का विषय नहीं होगा, तब तक ये व्यापार हो जाएगा। मतलब व्यापारियों को अपना व्यापार करते करते साथ में ये एक पुनीत कार्य समझकर अगर करते हैं, छोटे स्तर पर सही, बड़े स्तर पर सही, सामूहिक स्तर पर भी हो सकता है, तो फिर हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आने वाले नौनिहाल हैं, वो निश्चित रूप से बौद्धिक स्तर पर सम्मिलित और ज्यादा शक्तिमान होंगे। और जिस देश का नौनिहाल या जिस देश का नौजवान शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है और संस्कारित होता है, उस देश को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकता। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, 76वां वर्ष चल रहा है। तमाम सरकारें आई और पिछले 7-8 वर्षों से राष्ट्रवादी सरकार भाजपा है। उसके बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बद से बदतर होती चली जा रही, कोई सुधार नहीं। ये बात आपने बिल्कुल 100% सही करी है। मेरा भी मानना यह है कि 75 सालों में शायद शिक्षा का उतना उत्थान नहीं हुआ। इसके पीछे कारण एक ये है कि हमारे जो नन्हे बालकों से लेके और हाई स्कूल तक के जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो हमारे वोटर नहीं होते हैं। तो इसलिए शायद सरकारें, विधान पालिका या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए तवज्जो ज्यादा नहीं दे पाती है, क्योंकि वो तो मेरा वोटर ही नहीं होता है। और जब वोटर नहीं होता है तो फिर राजनीतिज्ञों का ध्यान भी कम जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे राजनीतिज्ञों को ये चाहिए कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए अगर उन्नति करनी है, तो हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का स्थान देना पड़ेगा और उस ओर सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए। अपने यहाँ शाहजहानपुर में कई जगहों पे हमने खुद देखा, किताबें नहीं पहुंची, ड्रेस टाइम पे नहीं पहुंचती, जनरली किताब 2-4 महीने बाद ही पहुंचती सत्र शुरू होने के बाद। तो ऐसे में अच्छी पढ़ाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? देखिए, आपने मेरी वाली बात कह दी। मैं भी मानता हूं कि शिक्षा एक अपने आप में एक आराधना है, जैसे पूजा। हम अगर हम पूजा पाठी आदमी हैं, तो हमने कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं देखा होगा कि हम कभी चढ़ा दें जल, कभी न चढ़ाएं, कभी व्रत रखें, कभी ना व्रत रखें, लापरवाही नहीं करते हैं। इसी तरीके से जैसे ही हम ये मान लेंगे कि शिक्षा एक पूजा है, एक इबादत है, फिर ये गलतियां नहीं होंगी। ये सरकार की तरफ से गलतियां कम होती हैं, जो बीच में कई बैरियर होते हैं, उनसे ये भूलवश या जानबूझकर देर करी जाती है। इसमें एक सीधा बहुत पारदर्शी एक वे होना चाहिए, जिससे कि बच्चों से भी सरकार डायरेक्ट बात करे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रम में चेंजिंग करी है और हाई स्कूल का जो बोर्ड का एग्जाम होता था, वो शायद अब समाप्त कर दिया। भारत जैसे एक विशाल देश में, एक बहुत जनसंख्यिक देश में ये बात ठीक है। जब चपरासी से लेके और IAS IPS तक की परीक्षाओं में आपको कंपटीशन देना होता है, तो इस नन्ही सी जान के ऊपर इतना बोझ क्यों डाल दिया जाए कि वो हाई स्कूल में ही उसके कंधे झुक जाएं। ये बहुत दिनों पहले होना चाहिए कि और मजे की बात यह है कि इतनी गला काट प्रतियोगिता हो गई थी कि हाई स्कूल में ऐसा लगता ही नहीं था कि बच्चे का एग्जाम है या बच्चे के गार्जियन का एग्जाम है। उनका खाना पीना, रहना, ओढ़ना, और इस कोमल हृदय पे और मस्तिष्क पे इसका बड़ा दुष्परिणाम होता था। कंपटीशन एक अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन ही अच्छी बात नहीं है। तो एक सर्वांगीण विकास के लिए हाई स्कूल को बोर्ड से अलग करके ये बहुत ही दुस्साहसिक और बहुत ही साहसिक दोनों विषय हैं, और इसके दूरगामी अच्छे परिणाम होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब।